वेलकम गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू द कैटलिस्ट ग्रुप। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, दैट इज शेपर मशीन। अब तक जितना हमें एनालिटिकल एनालिसिस करना था मशीनिंग में, हमने उतना एनालिटिकल एनालिसिस कर चुके हैं। अब जो हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें हम सिर्फ मशीन टूल्स के बारे में डील करेंगे। किसके बारे में डील करेंगे? मशीन टूल्स के बारे में डील करेंगे। और मशीन टूल में हमने लैथ मशीन को कवर कर लिया था और लैथ मशीन से जितने भी क्वेश्चन पुट हो सकते थे वो हमने सब क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, क्लास में डिस्कस करने का मतलब है कि जब हम लैथ मशीन की स्टडी कर रहे थे, हम डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी कर रहे थे और उन पार्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि इस पार्ट से ये क्वेश्चन बन सकता है, इस पार्ट से ये क्वेश्चन बन सकता है। इन द लास्ट क्लास हमने ये भी देखा था कि हम लैथ मशीन में किस किस टाइप के टूल्स यूज में ले सकते हैं, लैथ मशीन में किन किन टाइप के हम अटैचमेंट यूज में ले सकते हैं। आज जो हम हमारी क्लास का सेशन करेंगे उसमें हम शेपर मशीन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? शेपर मशीन। तो शेपर मशीन भी आपने अपने कॉलेज लाइफ में जरूर देखी होगी। शेपर मशीन की अगर हम बात करते हैं तो शेपर मशीन में क्या होता है, जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। इफ यू टॉक अबाउट द मटेरियल रिमूवल रेट तो उसे हम कहते हैं MRR। क्या कहते हैं? MRR। तो जो MRR होता है वो क्या होता है? लो होता है। ठीक है, शेपर मशीन में जो भी आप कटिंग टूल से मटेरियल को रिमूव करोगे वर्कपीस से वो बहुत ही कम रेट पर रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके रैम सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल को रिमूव करता है। हम आने वाले रैम पे कि रैम क्या होता है, लेकिन आप अभी ये सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो क्या होता है सर? लो होता है। अगर आपका मटेरियल रिमूवल रेट है लो है तो मैं बात करूं प्रोडक्शन रेट की, तो इस मशीनिंग ऑपरेशन में जो प्रोडक्शन होगा वो स्लो प्रोडक्शन होगा। कैसा प्रोडक्शन होगा? स्लो प्रोडक्शन होगा। स्लो प्रोडक्शन का मतलब है कि जो आपके पीसेस बनने वाले हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं, उनके जो बनने की रेट है, मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो कम हो जाएगी, वो स्लो होगा। वो क्या होगा? स्लो होगा। साथ ही साथ इस मशीन की जो कॉस्ट होती है, इस मशीन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। इस मशीन की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? लो होती है। इस मशीन की कॉस्ट होती है लो, सस्ती मशीन है एज कंपेयर टू लैथ मशीन, मिलिंग मशीन, अदर मशीन्स। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि इस मशीन की कॉस्ट भी क्या होती है? लो होती है। और कॉस्ट लो होने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इसमें कटिंग टूल कैसा यूज में लिया जाता है, तो इसमें लिया जाता है आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसमें हम यूज में लेते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और मुझे एक बात बताइए कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और किस लैथ मशीन और किस मशीन्स में आप यूज में लेते हो? लैथ मशीन मैंने बोल दिया है गलती से, उसके अलावा आप किस मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज में लेते हो? मुझे आप बताएंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर हम प्लानिंग मशीन में भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज में लेते हैं। बिल्कुल, प्लानिंग करते समय भी हम क्या करते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज में लेते हैं। और प्लानिंग जो हम करते हैं वो प्लानर मशीन पर करते हैं। किस पर करते हैं? प्लानर मशीन पर। और जो हम शेपिंग ऑपरेशन करते हैं ये किस पर करते हैं? शेपर मशीन पर करते हैं। आपका जो शेपर मशीन का यूज होता है यह रफ मशीनिंग के लिए होता है। किसके लिए यूज में होता है? रफ मशीनिंग के लिए। इट इज यूज्ड फॉर द रफ मशीनिंग। रफ मशीनिंग का मतलब है कि जब हम शेपर मशीन से मशीनिंग करते हैं तो जो सरफेस फिनिश होती है वो पुअर होती है। कैसी होती है? पुअर होती है। उनमें कुछ पीक होती है, हाइट होती है, पीक होती है, हाइट होती है। पीक हाइट का मतलब है कि उनमें अनइवननेस होती है। क्या होती है? अनइवननेस होती है। और अनइवननेस किस फॉर्म में होती है? दैट विल बी इन द ट्रायंगुलर फॉर्म। दैट विल बी इन द ट्रायंगुलर फॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेपर मशीन का यूज हम किसके लिए करते हैं? रफ मशीनिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? रफ मशीनिंग। ये तो बहुत इजी पॉइंट है, आपको इसमें सिर्फ ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मशीन के ऑपरेशन को देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है शेपर मशीनिंग के ऑपरेशन की ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, शेपर मशीन में क्या होता है? आपका रैम बहुत धीरे धीरे मूव करता है। धीरे धीरे मूव करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो कटिंग स्पीड होती है वो एज कंपेयर टू टर्निंग ज्यादा होती है, एज कंपेयर टू ड्रिलिंग ज्यादा होती है। धीरे धीरे मूव करने का मतलब है कि उसकी जो मटेरियल रिमूवल रेट होगी वो कम होगी।
उसकी जो मटेरियल रिमूव रेट होगी वो क्या होगी, कम होगी। टर्निंग में जो हम कटिंग स्पीड मेजर करते हैं वो हम कटिंग स्पीड मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द वर्कपीस, और हम जो शेपर मशीन में कटिंग स्पीड मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द रैम। तो जब मैंने आपको शेपिंग ऑपरेशन करवाया होगा मशीनिंग ऑपरेशंस में, तो उस टाइम में मैंने आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करना बताया होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द V। बताइए मुझे, L इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू n डिवाइड बाय 1000, L इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू n डिवाइड बाय 1000, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कटिंग स्पीड फॉर द शेपिंग ऑपरेशन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि शेपिंग मशीन में आपका जो मटेरियल रिमूवल होता है वो किस प्रिंसिपल पर होता है। शेपिंग मशीन में जो मटेरियल रिमूव होने वाला है वो किस प्रिंसिपल पे होने वाला है। सो दैट विल बी लाइक दैट, आपका एक वर्कपीस होगा, आपका एक क्या होगा, वर्कपीस होगा, और एक होगा कटिंग टूल, एक क्या होगा, कटिंग टूल, लाइक दैट। ऐसा आपका कटिंग टूल होगा। अब हम क्या करेंगे, कटिंग टूल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की ओर भेजेंगे अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। तो जब हम कटिंग टूल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड भेजेंगे तो आपका कटिंग टूल पहले कांटेक्ट में कहाँ आएगा, सर यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और जो ये कटिंग टूल माउंटेड होता है, जहां पर माउंटेड होता है उसे हम कहते हैं रेम, ठीक है। रेम के आगे टूल पोस्ट होता है और टूल पोस्ट में हम क्लैंप कर देते हैं कटिंग टूल को। किसे क्लैंप कर देते हैं, कटिंग टूल को। अब आप खुद सोचिए कि जब ये टूल ऐसे आगे की ओर जाएगा तो ये जो रेम होगा ये कटिंग टूल को क्या करेगा, पुश, ये कटिंग टूल को क्या करेगा, पुश। और किस ओर पुश करेगा, ये वर्कपीस की ओर पुश करेगा। और जब ये वर्कपीस की ओर पुश करेगा तो मुझे एक बात बताइए, इतना डेप्थ का मटेरियल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इतनी डेप्थ का मटेरियल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपका जो कटिंग टूल है अब इस पोजीशन पर आ चुका है, किस पोजीशन पर आ चुका है, इस पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल तो इस कंडीशन में क्या होगा, इधर वाला जो सारा मटेरियल है ये रिमूव हो चुका होगा, ये क्या हो चुका होगा, रिमूव हो चुका होगा। और इस कंडीशन में आपको मशीन सरफेस मिल जाएगी। दिस इज द मशीन सरफेस, दिस इज द मशीन सरफेस। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द चिप। तो चिप यहाँ पर कैसे फॉर्म होगी, ऐसा मशीनिंग ऑपरेशन का जो डायग्राम है वो आपने देखा है। आपकी चिप फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज द चिप, दिस इज द चिप। तो जैसे जैसे आपका टूल आगे आएगा ये क्या करेगा, वर्कपीस के थ्रू, वर्कपीस के थ्रू क्या होगा, मटेरियल के रिमूव करने की कोशिश करेगा। और जब ये मटेरियल के रिमूव करने की कोशिश करेगा तो चिप का फॉर्मेशन होगा और आपको मशीन सरफेस मिलेगी। क्या मिलेगी, मशीन सरफेस मिलेगी। और आफ्टर रिमूविंग द मटेरियल, आफ्टर रिमूविंग द मटेरियल आपका जो टूल है वो कहाँ आ जाएगा, आपका जो टूल है वो यहाँ होगा, आपका टूल होगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज योर कटिंग टूल। तो जब आपका टूल यहां पर होगा तो यहां पर आने के बाद उसने क्या किया होगा, इतने डेप्थ का मटेरियल रिमूव कर दिया होगा, इतना डेप्थ का मटेरियल क्या कर लिया होगा, रिमूव कर लिया होगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में जब आपका टूल आ रहा था तो मटेरियल रिमूव हो रहा था, क्या हो रहा था, मटेरियल रिमूव हो रहा था। लेकिन जब हम इस टूल को वापस रिवर्स डायरेक्शन में लाएंगे, तो जब हम इसको वापस रिवर्स डायरेक्शन में लाएंगे तो उस कंडीशन में कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होगा। यहां तक आने के बाद टूल एक डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आते वक्त, जिस डायरेक्शन में आते वक्त मटेरियल रिमूव करता है उसे हम कहते हैं कटिंग स्ट्रोक, उसे हम क्या कहते हैं, कटिंग स्ट्रोक। और जिस डायरेक्शन में जाते वक्त मटेरियल रिमूव नहीं करता है उस स्ट्रोक को हम कहते हैं आइडल स्ट्रोक। क्या कहते हैं, आइडल स्ट्रोक, या फिर हम उसे कह सकते हैं रिटर्न स्ट्रोक। क्या कह सकते हैं हम, रिटर्न स्ट्रोक। तो क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि शेपिंग मशीनिंग में, शेपिंग मशीनिंग में क्या होता है, मटेरियल किस स्ट्रोक में रिमूव होता है, दैट विल बी इन योर कटिंग स्ट्रोक, दैट विल बी इन योर कटिंग स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव होगा और मटेरियल रिमूव होने के बाद टूल वापस आपका पहले वाली पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में चला जाएगा। इनिशियल पोजीशन में जाने के बाद टूल वापस मटेरियल रिमूव करेगा,
फिर वापस इनिशियल पोजीशन में चला जाएगा। तो मतलब इसमें दो स्ट्रोक होंगे, एक तो होगा आपका कटिंग स्ट्रोक, एक होगा रिटर्न स्ट्रोक। तो कटिंग स्ट्रोक में आपकी मशीनिंग हो रही है, रिटर्न स्ट्रोक में मशीनिंग नहीं हो रही है, तो रिटर्न स्ट्रोक अनप्रोडक्टिव है। रिटर्न स्ट्रोक क्या है? अनप्रोडक्टिव है। तो हम रिटर्न स्ट्रोक में जाने के लिए जो टाइम है, रिटर्न स्ट्रोक में जो आपका टाइम लग रहा है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि रिटर्न स्ट्रोक में जो आपका कटिंग टूल है वो जल्दी से पहुंच जाए। कैसे पहुंच जाए? जल्दी से पहुंच जाए। और आपकी कटिंग कैसे होगी? दिस इज द मशीनिंग कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक, मशीनिंग रिटर्न स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक धीरे आ रहा है, कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक। तो मतलब जो आपका रिटर्न हो रहा है वो क्विकली हो रहा है, जो आपका रिटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्विकली हो रहा है। तो रिटर्न क्विकली होने के कारण क्या होगा? अनप्रोडक्टिव टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और अनप्रोडक्टिव टाइम डिक्रीज होने से जो आपका प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए जो हम इसको क्विकली रिटर्न करते हैं, तो उस क्विकली रिटर्न के लिए हम एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज में लेते हैं, जिस मैकेनिज्म का यूज करके हम रिटर्न स्ट्रोक के टाइम को क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं। रिटर्न स्ट्रोक के टाइम को क्या कर सकते हैं? हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द मशीनिंग इन योर शेपर मशीन, इन योर शेपर मशीन। तो आई होप यहां पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कटिंग स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव होता है, और रिटर्न स्ट्रोक का जो टाइम है उसको हम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी मटेरियल रिमूवल नहीं होता है। Now come to the constructional detail of your shaper machine. This is the constructional detail. ठीक है, यहां पर मैंने एक शेपर मशीन का ब्लॉक डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने शेपर मशीन के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको बता रखा है। शेपर मशीन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको अभी मैंने नहीं बताया है। तो अभी जो आपको ये पार्ट दिख रहे हैं, केवल और केवल हमें उसकी स्टडी करनी है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जिसको हम क्या करते हैं? मशीन फ्लोर पर रखते हैं। किस पर रखते हैं? फ्लोर पर रखते हैं। उस पार्ट को हम कहते हैं बेस। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बेस। बेस पर आपकी जो सभी मशीनरी होती है उनको रख दिया जाता है। बेस पर जो आपकी जो ये सभी मशीनरी होगी इनको क्या कर दिया जाएगा? रख दिया जाएगा। इस मशीनरी में क्या हो रहा है? इस मशीनरी में डिफरेंट पार्ट्स है। तो बेस का काम है जो भी इस मशीनरी की डिफरेंट पार्ट्स है उनको क्या करना? सपोर्ट करना। उनको क्या करना? सपोर्ट करना। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका वर्टिकल आ रहा है, ये जो वर्टिकल पार्ट है, इसे हम कहते हैं कॉलम। मशीन टूल के पार्ट्स की खास बात यह है कि जो भी मशीन टूल्स में वर्टिकल पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। इट इज वेरी इजी। अगर हम बात करते हैं मिलिंग मशीन में, तो मिलिंग मशीन में भी वर्टिकल कॉलम्स आने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं स्लोटिंग मशीन की, तो स्लोटिंग मशीन में भी वर्टिकल कॉलम आता है। तो कोई भी अगर आपको वर्टिकल पार्ट नजर आए मशीन टूल में, तो उसका नाम क्या रखेंगे हम? सर हम उसे कहेंगे कॉलम। सोम की बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी कॉलम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको पता हो तो कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर, और उस पर हमेशा किस टाइप का लोड होता है? उस पर होता है सर कंप्रेसिव लोड। उस पर कैसा होता है लोड? कंप्रेसिव लोड होता है। और इस कॉलम के ऊपर गाइडवेज बने होंगे। क्या बने होंगे? गाइडवेज। गाइडवेज का मतलब क्या है? आपने ट्रेन देखी होगी, तो ट्रेन जिस पर चलती है उसे हम कहते हैं रेल्स। उसे हम क्या कहते हैं? रेल्स। तो उसी टाइप की जो रेल होती है वो आपके कॉलम के ऊपर बनी होती है, और उन रेल्स को हम कहते हैं गाइडवेज। उन रेल्स को हम क्या कहते हैं? गाइडवेज। और उन रेल का जो सेक्शन होता है ना, वो तो आपका आई सेक्शन होता है ट्रेन्स में, लेकिन यहां पर जो सेक्शन होगा गाइडवेज का, या तो वो होगा वी सेक्शन या फिर होगा वो रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो जनरली जो हम मोस्टली जो सेक्शन यूज में लेते हैं दैट विल बी द वी सेक्शन। और वी सेक्शन के हम क्या करते हैं? रैम के ऊपर गाइडवेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गाइडवेज। और उन गाइडवेज के ऊपर, कॉलम के ऊपर बनाते हैं, सॉरी कॉलम के ऊपर हम गाइडवेज बनाते हैं। और उन गाइडवेज के ऊपर क्या होती है? जो आपकी रेम होती है, ये रेम क्या करती है? स्लाइड करती है। ये रेम क्या करती है? स्लाइड करती है। और रेम के स्लाइड को हम कहते हैं रेसिप्रोकेशन मोशन। रेम के स्लाइड को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेशन मोशन। और रेम के इस रेसिप्रोकेशन को हम किस मैकेनिज्म की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं? दैट इज द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। दैट इज द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो रेम का जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है उसे हम कहते हैं कटिंग स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक में मटेरियल रिमूवल होता है। और रेम का जो नेक्स्ट स्ट्रोक होता है उसमें कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता, जिसे हम कहते हैं रिटर्न स्ट्रोक। जिसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न स्ट्रोक। रेम के आगे आप पे क्लेपर बॉक्स माउंट होता है, और उस क्लेपर बॉक्स को हम टूल पोस्ट भी कह सकते हैं। उस क्लेपर बॉक्स को हम क्या कह सकते हैं? टूल पोस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें हम टूल को क्या करते हैं? माउंट करते हैं। टूल को हम क्या करते हैं? माउंट करते हैं। और टूल को माउंट किया है, और ये टूल कौन सा है? ये टूल है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये टूल कौन सा है आपका? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम करते हैं शेपिंग। और शेपिंग हम किसकी करते हैं? वर्कपीस की करते हैं। और वर्कपीस को किसके ऊपर रखा जाता है?
टेबल के ऊपर रखा जाता है। और टेबल किससे चलती है? टेबल आपकी चलती है क्रॉस रेल से, ठीक है। टेबल का मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? क्रॉस रेल की हेल्प से होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगर हम बात करते हैं वन पार्ट की एक एक करके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले बेस की। किसकी बात करेंगे? बेस की बात करेंगे। तो अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस पर आपकी पूरी की पूरी मशीनरी रखी हुई होती है, और इस बेस पर जो लोड लग रहे होते हैं वो जो लोड होंगे कंप्रेसिव लोड होंगे। कैसे लोड होंगे? कंप्रेसिव लोड। तो कौन सा मटेरियल लेना पड़ेगा? कंप्रेसिव लोड के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि कंप्रेसिव लोड जब भी आए तो हम कौन सा मटेरियल लेंगे? सर हम कास्ट आयरन लेंगे। मतलब हम बेस को भी बनाएंगे किससे? ग्रे कास्ट आयरन से। जनरली जो आपका बेस होता है वो किससे बनाया जाता है? ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ग्रे कास्ट आयरन से। आपको पता होना चाहिए कि बेस का मटेरियल क्या होता है। आपको पता होना चाहिए बेस का क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। और ये ग्रे कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस मशीनरी पर जो भी फोर्सेज आते हैं ये उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उनको सहन कर लेता है। जो भी वाइब्रेशंस आते हैं उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आपके जो मशीन में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो क्या हो जाए? डिक्रीज। मशीन में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। और वाइब्रेशन डिक्रीज होने से वर्कपीस की जो सरफेस फिनिश होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सो नाउ लेट्स कम टू द कॉलम। नेक्स्ट पार्ट इज कॉलम। सेकंड नंबर इज कॉलम। कॉलम को हम कॉलम हाउसिंग भी कहते हैं। कॉलम को हम कॉलम हाउसिंग भी कहते हैं। और इस कॉलम हाउसिंग में क्या क्या होता है? इस कॉलम हाउसिंग में होता है आपके पावर सोर्सेस। जो भी आपका मोटर होगा वो कहां पर होगा? कॉलम में। वो कहां पर होगा? कॉलम में होगा। जो भी इलेक्ट्रिक मोटर होगी और उस इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से आप क्या कर रहे होंगे? रैम को रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे। तो उस रैम को रेसिप्रोकेट करने के लिए जो पावर होगा उस पावर सोर्स को हम कहाँ रखेंगे? कॉलम में रखेंगे। किस में रखेंगे? कॉलम में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पावर सोर्स होता है रिक्वायर्ड फॉर द मशीनिंग ऑपरेशन कहाँ होता है? कॉलम में होता है। और कॉलम के ऊपर क्या बने होते हैं? सर कॉलम के ऊपर बने होते हैं गाइडवेज। कॉलम के ऊपर क्या बने होते हैं? गाइडवेज। और इन गाइडवेज का क्या काम होता है? सर कॉलम के ऊपर जो गाइडवेज बने होते हैं उनका काम होता है रैम को स्लाइड करवाना। उनका काम क्या होता है? रैम को स्लाइड करवाना। और जनरली जो गाइडवेज होते हैं उनका जो सेक्शन होता है वो वी सेक्शन होता है। उनका जो सेक्शन होता है वो क्या होता है? वी सेक्शन होता है। लेथ मशीन पर भी आपका टेल स्ट्रोक स्लाइड कर रहा था टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द लाइव सेंटर। तो उसको भी स्लाइड करने के लिए जो लेथ मशीन पर गाइडवेज बने होंगे वो भी किस सेक्शन के होंगे? सर वो भी वी सेक्शन के होंगे। वी सेक्शन का मतलब है कि जो गाइडवेज होंगे देखो वो इस सेक्शन के होंगे, लाइक दैट। ये जो गाइडवेज होंगे वो कुछ इस सेक्शन के होंगे। इस सेक्शन को हम कहते हैं वी सेक्शन। इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? वी सेक्शन कहते हैं। वी सेक्शन का यूज करने से क्या होता है सर? फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉलम। दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉलम। तो कॉलम के बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं और उसे हम कहते हैं रैम। उसे हम क्या कहते हैं? रैम। और रैम का क्या काम होता है? रैम का काम होता है रेसिप्रोकेशन करना। रैम का क्या काम होता है? रेसिप्रोकेशन। और जो ये रेसिप्रोकेशन किया जाता है ये किसकी हेल्प से किया जाता है? ये जो रेसिप्रोकेशन किया जाता है ये हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की हेल्प से करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, किसकी? थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इज रैम। थर्ड पार्ट इज रैम। और रैम का क्या काम होता है? रैम का काम होता है रेसिप्रोकेशन करना। क्या करना? रेसिप्रोकेशन मोशन करना। रेसिप्रोकेशन मोशन इज प्रोवाइडेड टू द रैम। और ये जो रेसिप्रोकेशन मोशन होता है ये किसकी हेल्प से प्रोवाइड होता है? मैं आपको बार बार बता चुका हूं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और क्विक रिटर्न जो मैकेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्विक रिटर्न जो मैकेनिज्म होते हैं, दीज आर ऑफ द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द क्रैंक एंड स्लॉटेड बार। क्रैंक एंड स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ध्यान से बोर्ड पर ध्यान देंगे। क्रैंक एंड स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्रैंक स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसमें आपका एक क्रैंक होगा और वो क्रैंक माउंट होगा आपके इलेक्ट्रिक मोटर पर। एक स्लॉटेड बार होगी और उस स्लॉटेड बार में आपका जो स्लाइडर होगा वो स्लाइड करेगा।
और क्रैंक एंड स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज किया जाता है आपके शेपर मशीन में। किसमें यूज में किया जाता है? शेपर मशीन में किया जाता है। सेकंड टाइप का जो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है दैट इज विदवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, दैट इज विदवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, दैट इज विदवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि रैम का जो रेसिप्रोकेशन होता है ये किसकी हेल्प से होता है? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और कौन सा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है? दैट इज आल्सो वेरी इजी, दैट इज क्रैंक एंड स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अगर आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि कटिंग स्ट्रोक को हम कम करेंगे तो किस मैकेनिज्म की हेल्प से करेंगे? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की। किसकी हेल्प से? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की हेल्प से। सो द नेक्स्ट इज द टूल हेड, या फिर इसे हम टूल पोस्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं सर? इसे हम क्लैपर बॉक्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्लैपर बॉक्स भी कहते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज द क्लैपर बॉक्स, दैट इज द क्लैपर बॉक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लैपर बॉक्स की बात कर रहे हैं। और इस क्लैपर बॉक्स को मैंने अभी नाम बताया है और क्या कहते हैं सर? इसे हम टूल हेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? सर इसे हम टूल हेड कहते हैं। और इस टूल हेड में क्या होता है सर? हम टूल को माउंट करते हैं। किसको माउंट करते हैं? टूल को माउंट करते हैं। टूल को हम नट एंड बोल्ट से माउंट कर देते हैं। और इसी क्लैपर बॉक्स पर एक स्वाइवल प्लेट होती है। क्या प्लेट होती है? स्वाइवल प्लेट होती है। और स्वाइवल प्लेट होने से हम क्या कर सकते हैं? ये जो आपका क्लैपर बॉक्स है इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दिस इज योर क्लैपर बॉक्स, अब ये आपको ऐसे मैं इसका व्यू नजर बता रहा हूं। दिस इज योर कटिंग टूल, ठीक है, ये आपका कटिंग टूल है, मार्कर है, सपोज लाइक दैट। और हम अब इसे क्या कर सकते हैं? ऐसे स्वाइवल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वाइवल। तो मतलब हम इसे कुछ डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। तो स्वाइवल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर। अगर बात करें कौन सा एंगल? एट एनी एंगल, एट एनी एंगल। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि टूल को रोटेट किसकी हेल्प से किया जाता है? सर हम टूल को रोटेट करते हैं स्वाइवल से। किससे रोटेट करते हैं? स्वाइवल से। अगर स्वाइवल ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? दैट इज क्लैपर बॉक्स, दैट इज क्लैपर बॉक्स। और टूल को रोटेट करने से क्या फायदा होगा? टूल को स्वाइवल करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? दैट इज इफ वी स्वाइवल द टूल विद द हेल्प ऑफ द स्वाइवल प्लेट देन वी कैन डू मशीनिंग ऑन एनी नॉन हॉरिजॉन्टल सरफेस, एनी नॉन हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पर तो हम वर्कपीस की हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मशीनिंग कर रहे थे। अगर मुझे इसकी वर्टिकल सरफेस पर मशीनिंग करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर टूल को स्वाइवल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टूल को स्वाइवल करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और कुछ बात बताइए इसके बारे में। इसके बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूं। देखिए कि जब भी इसकी मशीनिंग होती है आपके कटिंग टूल के थ्रू, तो जब ये आपका ऐसे जाएगा तो ये मशीनिंग करते हुए आगे जाएगा। लेकिन जब ये पीछे की ओर आएगा, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो आपके टूल का जो फ्लैंक फेस होगा, टूल का जो फ्लैंक होगा, वो टूल का फ्लैंक आपकी वर्कपीस की मशीन्ड सरफेस से क्या होगा? कांटेक्ट में आएगा। आपका जो ये टूल का जो फ्लैंक है ये रिटर्न स्ट्रोक में मशीन की सरफेस से कांटेक्ट में आएगा, तो मशीन सरफेस क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। मशीन सरफेस क्या हो जाएगी? खराब। तो जब ये रिटर्न स्ट्रोक में आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे? इस टूल को लिफ्ट कर देंगे। फिर ये ऐसे हो जाएगा, मशीनिंग की, लिफ्ट किया, पीछे आ गया, फिर ऐसे हो गया, मशीनिंग की, लिफ्ट हुआ, पीछे आ गया। तो हम क्या करेंगे? इनके रबिंग एक्शन को अवॉइड करेंगे। रबिंग एक्शन को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। एंड टू अवॉइड द रबिंग एक्शन व्हाट विल वी डू? वी विल लिफ्ट द टूल इन रिटर्न स्ट्रोक। वी विल लिफ्ट द टूल इन द रिटर्न स्ट्रोक। इफ वी लिफ्ट द टूल इन द रिटर्न स्ट्रोक देन द टूल वियर बिकम लो। आपका जो टूल वियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम। और जैसे ही टूल वियर कम होगा हमारा जो टूल लाइफ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। बहुत इजी है सर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं एक बार समझा रहा हूं वापस लास्ट बार कि इसने ऐसे मशीनिंग करते हुए आगे गया, रिटर्न स्ट्रोक में ये ऊपर हो जाएगा ऐसे। अब ये पीछे आएगा। तो जब ये पीछे आ रहा है तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसका फ्लैंक इसके साथ कांटेक्ट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका फ्लैंक बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो सर हम इसमें फीड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि ये तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट ए टाइम पूरी सरफेस की मशीनिंग नहीं कर सकता है। तो हम इसमें फीड कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट लेयर का मटेरियल रिमूव कर देते हैं।
फिर ये ऊपर होता है, ये पीछे आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, आपकी टेबल को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डायरेक्शन में फीड प्रोवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डायरेक्शन में फीड प्रोवाइड करेंगे। और ये फीड प्रोवाइड हम कब करेंगे, इन बिटवीन ऑफ कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक, इन बिटवीन ऑफ कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक। तो या तो हो सकता है आप इसको मशीन करने के बाद फीड प्रोवाइड कर दो, या हो सकता है कि जब ये पीछे की तरफ आए और यहां पर रुके तब आप उसे फीड प्रोवाइड करो। तो लेकिन जो जनरली जो मोस्टली टाइम जो फीड प्रोवाइड की जाती है वो फीड प्रोवाइड की जाती है आपकी इन बिटवीन ऑफ कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक, इन बिटवीन ऑफ कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। तो जब ये कटिंग करके यहां पहुंच जाएगा हम फीड प्रोवाइड करेंगे, पीछे आ जाएगा, कटिंग करके यहां पहुंच जाएगा हम फीड प्रोवाइड करेंगे, पीछे आ जाएगा। और जो ये फीड की जो हम डायरेक्शन बता रहे हैं, ये जो हम फीड की डायरेक्शन बता रहे हैं, दैट डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक, दैट डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक। तो आपका जो डायरेक्शन है स्ट्रोक का वो किस तरफ है, आपका जो स्ट्रोक का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फीड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। This is the direction of the stroke and this is the direction of the feed of the table. Both are perpendicular to each other. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शेपिंग मशीन में जो आपकी फीड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, that will be perpendicular to the direction of the rim. That will be perpendicular to the direction of the rim. और इस फीड की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसका नाम ही है सिर्फ ऐसे फीड डायरेक्शन, इसका नाम ही क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फीड, इसका नाम ही क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फीड। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फीड, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, घुस जाए। 3-4 बार सुनोगे तब घुसेगा, इरिटेट मत हो। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रिम, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रिम। सो नाउ लेट्स कम टू द अनदर पार्ट। अनदर पार्ट इज द टेबल। टेबल पर हम क्या करते हैं, वर्कपीस को होल्ड करते हैं। टेबल पर हम क्या करते हैं, वर्कपीस को होल्ड करते हैं और टेबल पर प्रोवाइडेड होते हैं टी स्लॉट्स। टेबल पर क्या प्रोवाइडेड होते हैं, टी स्लॉट। टी स्लॉट कैसे होते हैं, देखिए सपोज दिस इज योर टेबल, ये आपकी टेबल है, इस पर आपको वर्कपीस माउंट करना है तो यहां पर टी स्लॉट होंगे। कैसे, देखो इस तरीके से, दीज आर द टी स्लॉट्स। ठीक है, बिल्कुल खोल के बता दिया आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो मैंने। देखो दीज आर द टी स्लॉट्स। अब टी स्लॉट्स का काम क्या होता है, सपोज जैसे ही मैंने यहां पर वर्कपीस रखा तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्लैंपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लैंपिंग, लाइक दैट, ऐसे। सो ये क्लैंपिंग हो गई इसकी, रेड कलर वाला क्लैंप कर दिया इसको मैंने, ऐसे। तो ये अब जो वर्कपीस होगा ये आपका परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डायरेक्शन में आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि हम पीछे की तरफ भी क्लैंप कर देंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी हम क्लैंप करके वर्कपीस के फिक्सचर्स को यूज कर सकते हैं। हम स्पेशल फिक्सचर को यूज कर सकते हैं ताकि जो आपका वर्कपीस का किसी भी टाइप का मोशन हो उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, फीड का तो मैंने बता दिया कि आपको फीड जो दी जाती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दी जाती है। अगर मैं टेबल को अप या डाउन मूवमेंट करवाना हो, टेबल को अप या डाउन मूवमेंट करवाना हो तो हम किसकी हेल्प लेंगे, टेबल को अप या डाउन मूवमेंट करवाने के लिए हम क्रॉस रेल की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, बोलिए सर, हम क्रॉस रेल की हेल्प लेंगे। बिल्कुल सही, द मूवमेंट ऑफ द अप डाउन ऑफ द टेबल इज डन विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस रेल, इज डन विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस रेल। अप या डाउन करना है तो किसकी हेल्प लेंगे, सर हम क्रॉस रेल की हेल्प लेंगे। और देखिए अब जो अगर हम बात करें कि आपका टूल तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फीड हम इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेप्थ ऑफ कट कैसे जा रहा है, डेप्थ ऑफ कट यही तो है क्रॉस रेल वाला। डेप्थ ऑफ कट कैसे जा रहा है, हमने टेबल को ऊपर खिसका दिया, तो जैसे ही हमने टेबल को ऊपर खिसकाया तो आपका जो ये टूल होगा, आपको जो टूल होगा इसको कुछ डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड हो जाएगी और ये मटेरियल रिमूव कर देगा। ये क्या कर देगा, मटेरियल रिमूव कर देगा। डेप्थ ऑफ कट की डायरेक्शन भी क्या है, स्ट्रोक की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। द डायरेक्शन ऑफ द डेप्थ ऑफ कट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक। अगर हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, तो पहले ये मटेरियल रिमूव करेगा, फीड प्रोवाइड कर दी, ऐसे फीड प्रोवाइड करते करते हमने पूरी ऊपर की एक लेयर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जैसे ही पूरी ऊपर की एक लेयर रिमूव होगी हम टेबल को थोड़ा और ऊपर कर देंगे ताकि डेप्थ ऑफ कट मिल जाए।
जैसे ही डेप्थ ऑफ कट मिलेगा ये वापस मटेरियल रिमूव करना स्टार्ट करेगा, हम इस डायरेक्शन में फीड प्रोवाइड करते रहेंगे। हम इस डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करते रहेंगे? फीड प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर मैं बात करता हूं शेपर मशीन से किस टाइप्स की सरफेस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, शेपर मशीन से हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की मशीनिंग कर सकते हैं, शेपर मशीन से हम वर्टिकल सरफेस की मशीनिंग कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द शेपर मशीन हम क्या कर सकते हैं? इंक्लाइंड सरफेस की भी मशीनिंग कर सकते हैं। बताया था मैंने टूल रोटेट का होता है, इसमें टूल को स्वाइवल प्लेट से हम क्या कर देते हैं? स्वाइवल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्वाइवल कर देते हैं। किस डायरेक्शन में? हम वर्टिकल प्लेन में स्वाइवल करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, इंक्लाइंड भी कर सकते हैं। लेकिन स्वाइवल प्लेट की हेल्प से हम इसमें कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस की भी मशीनिंग कर सकते हैं। इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन दैट हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस की भी क्या कर सकते हैं? मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि शेपर मशीन से किस किस टाइप की जो आपकी सरफेस है वो प्रोड्यूस हो सकती है, किस टाइप की सरफेस आपकी प्रोड्यूस हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ योर शेपर मशीन. This is all about the parts of your shaper machine. Now let's come to the specification of the shaper machine. Specification of shaper machine. आप खुद मुझे बता देंगे कि शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है? सर, शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड कि हम कितना लेंथ का वर्क पीस को मशीन कर पाएंगे। दैट इज ऑल्सो ए स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेंथ मशीन। मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या हो सकती है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या हो सकती है? आपके टेबल का साइज क्या हो सकता है? आपका टेबल कितना ऊपर जा सकता है? आपका टेबल कितना ऊपर जा सकता है? आपका टेबल कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है? सो दिस इज द साइज ऑफ द टेबल एंड साइज ऑफ द वर्क पीस ऑल्सो। तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ का हम वर्क पीस मशीन कर सकते हैं, कितनी विड्थ का वर्क पीस हम मशीन कर सकते हैं, हम कितनी डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन में जो सबसे पहला पॉइंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक। दैट विल बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक। कहने का मतलब है कि आपका जो रेम है वो कितना स्ट्रोक का मटेरियल रिमूव कर सकता है, वो कितनी लंबाई का आपका जो वर्कपीस है उसको क्या कर सकता है? मशीन कर सकता है। कितनी लंबाई का वर्कपीस क्या कर सकता है? मशीन कर सकता है। तो जो सेकंड होता है दैट विल बी द टेबल साइज। दैट विल बी मैक्सिमम टेबल साइज की आपकी जो टेबल का जो मैक्सिमम साइज है वो क्या है? मैक्सिमम साइज ऑफ टेबल। मैक्सिमम साइज ऑफ टेबल, दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द टेबल। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टेबल ट्रेवल, डन विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस स्लाइड, और जो आप इसको फीड प्रोवाइड कर रहे हो उसकी हेल्प से आप टेबल को इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करवा सकते हो और टेबल को अप या डाउन डायरेक्शन में कितना मूव करवा सकते हो। सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन, मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ द शेपर मशीन। अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में और भी डिफरेंट चीजें आ सकती है, जैसे इसके मशीनरी की पावर कैपेसिटी क्या है, इस मशीनरी की पावर कैपेसिटी क्या है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो फीड रेंज क्या है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो स्पीड रेंज क्या है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। ऐसे क्या हो सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं कि आपके फ्लोर पर मशीन कितना एरिया कवर कर रही है, दैट विल बी द फ्लोर एरिया ऑफ द मशीन। लेकिन जो मेनली स्पेसिफाइड होती है दैट विल बी ऑन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, कि आपका रेम है वो मैक्सिमम कितना लेंथ कवर कर सकता है। अगर मैं आपको कहूं क्या लेंथ हमेशा मैक्सिमम लेंथ कवर करके ही मशीनिंग करेगा? नहीं सर, हम लेंथ ऑफ स्ट्रोक को एडजस्ट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम कम भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम ज्यादा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वर्कपीस। कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। कम करेंगे तो साइज क्या होगा? कम। ज्यादा करेंगे तो साइज क्या होगा? वर्कपीस का ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सी लेंथ ऑफ स्ट्रोक को ट्रेवल करना पड़ेगा रेम को एवरी टाइम जब आप मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मशीनरी, this is the specification of the shaper machine. Now let's come to the types of shaper machine. Now let's come to the type of the shaper machine.
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द शेपर मशीन। तो जो आपकी ये जो शेपर मशीन होती है ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। 3 टाइप का कहने का मतलब है कि जो शेपर मशीन होगी उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी जो हम शेपर मशीन पढ़ रहे थे इसे हम कहते हैं मैकेनिकल शेपर मशीन। इसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल शेपर मशीन। हाइड्रोलिक शेपर मशीन भी होती है और दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको मशीनिंग ऑपरेशन में क्या करवा रखा है। दोनों का कंपैरिजन मैंने क्या कर रखा है आपको? मशीनिंग ऑपरेशन करवाते समय दोनों का मैंने आपको क्या करवाया था? कंपैरिजन करवाया था। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेपर मशीन की तो जो पहली शेपर मशीन होती है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल शेपर मशीन। यूनिवर्सल शेपर मशीन। जो सेकंड टाइप की जो शेपर मशीन होती है दैट विल बी ड्रॉ आउट शेपर मशीन। और जो थर्ड टाइप की जो शेपर मशीन होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल शेपर मशीन। तो मतलब 5 टाइप की होती है जिसमें जो पहली टाइप की होती है वो होती है मैकेनिकल शेपर मशीन, दूसरी टाइप की होती है हाइड्रोलिक शेपर मशीन। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो मैकेनिकल शेपर मशीन थी। यूनिवर्सल शेपर मशीन में क्या होगा सर? क्या खास बात होती है यूनिवर्सल शेपर मशीन की? यूनिवर्सल शेपर मशीन की खास बात ये होती है कि जो आपकी ये टेबल थी वो इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है, इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है। से फॉर एग्जाम्पल आपके जो आपकी टेबल थी, सपोज दिस इज योर टेबल। आपकी जो टेबल है ये क्या कर सकती है? ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक भी ऐसे रिवॉल्व कर सकती है एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक इस तरीके से भी रिवॉल्व कर सकती है। तो यूनिवर्सल शेपर मशीन में क्या होगा? ये ऐसे भी रोटेट कर सकती है, ऐसे भी रोटेट कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक, perpendicular to the direction of stroke. So this is the universal machine. This is the universal shaper machine. Universal shaper machine में क्या होगा? जो आपकी टेबल होगी ना that will be perpendicular and parallel to stroke direction रोटेट कर सकती है। क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। तो रोटेट करने से फायदा क्या होगा सर? रोटेट करने से बहुत ही फायदा है। रोटेट करने से फायदा है कि आप डिफरेंट कंटूर्स को मशीन कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की आप सरफेस को मशीन कर सकते हो। जहां पर आपका टूल नहीं पहुंच पा रहा है इंक्लाइंड कर दो, इंक्लाइंड सरफेस मशीन हो सकती है। ठीक है, कैसी सरफेस मशीन हो सकती है? इंक्लाइंड सरफेस मशीन हो सकती है। ये मैंने आपको एप्लीकेशन में बता रखा है कि आपकी जो शेपर मशीन होती है उसे किस टाइप के आपकी सरफेस प्रोड्यूस हो सकती है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड और कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव टाइप की आपकी जो सरफेस है वो मशीन हो सकती है। तो यूनिवर्सल में आपको क्या याद रखना है? इट कैन रोटेट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। ये जो डायरेक्शन है रोटेशन की ये किसके अलोंग है? ये आपकी स्ट्रोक डायरेक्शन के अलोंग है। किसके अलोंग है? स्ट्रोक डायरेक्शन के। तो मतलब जो स्ट्रोक की जो डायरेक्शन है उसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। जो इसकी स्ट्रोक की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्राउट शेपर की। ड्राउट मतलब आउट, बाहर निकालना। ड्रॉ मतलब खींच के, डी फॉर ड्रॉ, डी फॉर डीप, डी फॉर ड्रॉ, डी फॉर डीप और डी फॉर डेप्थ ऑफ कट, डी फॉर डेप्थ ऑफ कट। अरे वाह सर, ये तो याद ही हो गया। इसमें हम हेवियर डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम हेवियर डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करेंगे तो कटिंग फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और कटिंग फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये मशीन एज कंपेयर टू अदर मशीन क्या होनी चाहिए? हैवी होनी चाहिए। दिस मशीन शुड बी द हेवियर वन, दिस मशीन शुड बी द हेवियर वन। ये मशीन एज कंपेयर टू अदर मशीन क्या होनी चाहिए सर? हैवी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हैवी। क्योंकि इसमें हम जो डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करते हैं वो डीप करते हैं। क्या करते हैं? डीप प्रोवाइड करते हैं। और डीप डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करने से जो मटेरियल रिमूवल रेट होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। याद रखें ये चीज, ऐसे ही पॉइंट रिलेट करना है। डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज किया, मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज होगी, लेकिन डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज करने के साथ साथ चैटरिंग हो सकती है। लेकिन इस मशीन में चैटरिंग नहीं होगी। इस मशीन में जो मटेरियल रिमूव होगा दैट विल बी विदाउट चैटरिंग, दैट विल बी विदाउट चैटरिंग, विदाउट चैटरिंग। और चैटरिंग आपको पता है ये क्या होते हैं? हाई स्पॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? हाई स्पॉट्स होते हैं।
सो नेक्स्ट कम टू द वर्टिकल शेपर मशीन। सर वर्टिकल शेपर मशीन ये तो हम खुद बता देंगे, अभी जो हम पढ़ रहे थे सर वो हॉरिजॉन्टल थी, उसमें वर्टिकल में क्या है, रैम को वर्टिकल कर दो और जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक दैट विल बी वर्टिकल, डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक विल बी द वर्टिकल। इसमें कोई खास बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, आसान ही तो है, वही तो मैं कह रहा हूं, इसमें कोई खास बात नहीं है। वर्टिकल शेपर मशीन में क्या होगा, जो स्ट्रोक होगा, जो रैम होगी वो क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी। किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी। साथ ही साथ इस मशीन को हम क्या कह सकते हैं, इस मशीन को हम कह सकते हैं ये स्लॉटर मशीन की तरह काम करेगी। किस मशीन की तरह, स्लॉटर मशीन की तरह। तो आगे आने वाला जो स्लॉटर मशीन है ना, वो ऑलमोस्ट वर्टिकल शेपर मशीन जैसा ही है। अगर जो आपकी वर्टिकल शेपर मशीन है तो मैं उसको कंपेयर कर सकता हूं, उसको मैं बता सकता हूं कि इट इज लाइक एज ए वर्टिकल स्लॉटर मशीन। और स्लॉटर मशीन हमेशा वर्टिकल ही होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। स्लॉटर मशीन हमेशा कैसी होगी, वर्टिकल होगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें अगर मान लो दिस इज योर रैम, दिस डस्टर इज योर रैम, दिस डस्टर इज योर रैम, इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में हम रोटेट कर सकते हैं। और कितना रोटेट कर सकते हैं सर, अप टू 15 डिग्री। अप टू 15 डिग्री हम क्या कर सकते हैं, रैम को वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में से क्या कर सकते हैं, रोटेट। इस वर्टिकल लाइन से हम इसको 15 डिग्री इधर भी ले जा सकते हैं, 15 डिग्री इधर भी ले जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट, दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट। और ऐसे करने से क्या होगा सर, जो क्लियरेंस है वो प्रोवाइड हो जाएगा, जो टूल्स में जो क्लियरेंस है वो प्रोवाइड हो जाएगा और टूल वियर कम हो जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या करेंगे, मशीनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर शेपर मशीन। Now come to the next type of the machine, that is your planer machine. जो next machine है shaper के बाद, that is planer machine. planer machine पे जो आपका मशीनिंग ऑपरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं सर, नाम से ही पता है, इट इज वेरी इजी, प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट टू योर शेपर मशीन, इट इज जस्ट अपोजिट टू द शेपर मशीन। इसका याद रखने का तरीका है, दैट इज इट इज अपोजिट टू शेपर मशीन, अपोजिट टू शेपर मशीन। क्लियर है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द शेपर मशीन। शेपर मशीन में कौन रेसिप्रोकेट होता है सर, टूल होता है विद द हेल्प ऑफ द रैम, लेकिन इसमें टूल रेसिप्रोकेट नहीं होता है। शेपर मशीन में कौन स्टेशनरी रहता है सर, वर्कपीस रहता है, इसमें वर्कपीस स्टेशनरी नहीं रहता है। तो सर इसमें क्या होता है, इसमें वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है और आपका टूल स्टेशनरी रहता है। आपका कौन रेसिप्रोकेट करेगा, वर्कपीस रेसिप्रोकेट करेगा और कौन स्टेशनरी रहेगा, टूल स्टेशनरी रहेगा। और इस प्लानर मशीन में भी हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। प्लानर मशीन में भी हम किसका यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि प्लानर मशीन में हम किसका यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। और प्लानर मशीन में जो टूल होता है, प्लानर मशीन में जो टूल होता है वो स्टेशनरी होता है। वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है। और टूल को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, टूल को हम प्रोवाइड करते हैं फीड मोशन। टूल को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फीड मोशन। और जो आपका शेपर मशीन होता है उसमें हम फीड किसको प्रोवाइड करते हैं सर, वर्कपीस को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल अपोजिट है उसका, बिल्कुल अपोजिट है। यहां अगर हम बात करते हैं वर्कपीस की, वर्कपीस क्या होगा, स्टेशनरी नहीं होगा, तो वर्कपीस के पास होगा रेसिप्रोकेशन मोशन। वर्कपीस के पास क्या होगा, रेसिप्रोकेशन मोशन। वर्कपीस के पास क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, रेसिप्रोकेशन मोशन। और मुझे एक बात बताइए कि जब कटिंग होगी, जब कटिंग हो रही होगी, तो जो आपका जो टूल होगा वो क्या होगा, जो आपका टूल होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी। आपका टूल होगा वो क्या होगा, अरे स्टेशनरी। आपका टूल क्या होगा, स्टेशनरी होगा। टूल रुका हुआ होगा, आपका वर्कपीस आगे पीछे हो रहा होगा। ओके, आपका टूल रुका हुआ होगा और आपका वर्कपीस आगे पीछे हो रहा होगा। ऐसे रेसिप्रोकेट कौन करेगा, वर्कपीस। लेकिन आपके शेपर में कौन करता था, टूल। टूल आगे पीछे होता था शेपर में, लेकिन प्लानिंग में क्या होगा, वर्कपीस आगे पीछे होगा। बिल्कुल वही है, कुछ और इसमें नया है ही नहीं। बिल्कुल आपने अगर अपना ना शेपर ढंग से पढ़ा है ना,
तो ये प्लानिंग तो कुछ नहीं है, तो हलवा है दिमाग में घुसा लो, प्लानिंग तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक उसका अपोजिट है। जैसे आपके शेपर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन था वैसा इसमें भी है। जैसे आपके शेपर में एक स्टेशनरी मोशन दिया जाता था आपके वर्कपीस को, स्टेशनरी मतलब उसमें फीड मोशन प्रोवाइड किया जाता था, यहाँ पर भी फीड मोशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अपोजिट चीजों को हम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपोजिट चीजों को दे रहे हैं। तो ये याद रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन में रिलेटेड टू प्लानिंग पूछा जाएगा कि कौन रेसिप्रोकेट होता है और कौन स्टेशनरी होता है, कटिंग के टाइम कौन स्टेशनरी होता है, किसको हम फीड प्रोवाइड करते हैं। और जल्दबाजी में हमें क्वेश्चन आता है, ये तो आपको पता भी है, लेकिन जल्दबाजी में हम क्वेश्चन अधूरा पढ़ के गलत कराएंगे। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है कि पहले देखना है शेपिंग का क्वेश्चन है या प्लानिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? शेपिंग का क्वेश्चन है या फिर प्लानिंग का क्वेश्चन है। सो नाउ लेट्स कम टू द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ योर प्लानिंग मशीन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी द कंस्ट्रक्शनल ऑफ द प्लानिंग मशीन। ओके, सो जो प्लानिंग मशीन होगी उसमें सबसे नीचे होगा आपके बेड। प्लानिंग मशीन में सबसे नीचे क्या होगा सर? बेड होगा। प्लानिंग मशीन में सबसे नीचे होगा बेड। नीचे क्या होगा? बेड। और बेड होने के साथ साथ सर यहाँ पर कुछ वर्टिकल कॉलम होंगे। यहाँ पर क्या होंगे सर? वर्टिकल कॉलम होंगे। दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। दीज आर द वर्टिकल कॉलम। सर क्या दोनों साइड होंगे? हाँ, दोनों साइड भी हो सकते हैं, एक साइड भी हो सकता है, लेकिन जो अभी मैं बना रहा हूं वो दोनों साइड बना रहा हूं। कहां बना रहा हूं? दोनों साइड बना रहा हूं। सर वर्टिकल कॉलम होने के साथ साथ क्या और भी कोई होगा? बिल्कुल होगा। वर्टिकल कॉलम होने के साथ साथ आपके होंगे क्रॉस रेल। क्या होगी आपके? क्रॉस रेल। सो दिस इज द क्रॉस रेल। दिस ब्लू वन इज द क्रॉस रेल। ठीक है, ये होगी आपकी क्रॉस रेल। तो ब्लू वन होगी आपके क्रॉस रेल। ब्लू वन क्या होगी आपकी? क्रॉस रेल। दो ब्लू वन क्रॉस रेल। ब्लू वन इज द क्रॉस रेल। याद करो मेरे साथ साथ, ब्लू वन क्या है? क्रॉस रेल है। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ पर क्या टेबल भी होगी? अरे टेबल नहीं होगी तो वर्कपीस कहाँ रखोगे? ऐसे सिली क्वेश्चन मत पूछा कीजिए। यहाँ पर टेबल भी होगी, यहाँ पर टेबल भी होगी और यहाँ पर कॉलम भी होंगे। तो कॉलम का याद रखने का मैंने तरीका बताया है कि कोई भी वर्टिकल चीज हो टूल में, आपके मशीन टूल में, वो होगा कॉलम। वो क्या होगा? कॉलम। सर टूल्स कहाँ लगे होंगे? कटिंग टूल्स देखो कहाँ लगे होंगे। जो आपका टूल का जो स्लाइड होगा वो देखो, एक तो होगा यहाँ पर। दिस इज योर टूल के लिए हमने क्या किया? एक कैरियर लगा दिया है। यहाँ पर भी क्या होगा? एक टूल के लिए। दिस इज अवर टूल। दिस इज अवर टूल। सर क्या हम क्रॉस रेल पर भी टूल लगा दें? बिल्कुल लगा दो, बिल्कुल लगा दो, कौन रोक रहा है? क्रॉस रेल पर भी लगा दो। तो यहाँ पर कितने हमने माउंट कर दिए हैं सर? यहाँ पर हमने 3 कर दिए हैं। कितने माउंट कर दिए हैं? 3 माउंट कर दिए हैं। वर्कपीस कहाँ रखोगे? सर हम वर्कपीस रखेंगे यहाँ पर। वर्कपीस कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर, बोलिए मेरे साथ, यस यस यस, प्लानिंग मशीन। बिल्कुल सही। सर ब्लू वाले का नाम क्या बताया था आपने? भूल गए सर। हमने बताया था क्रॉस रेल। हमने क्या बताया था सर? कान में बोलिए। क्रॉस रेल बताया था। कान में ही तो बोलते हैं, आवाज कान में ही जाती है। और कहाँ जाती है? और ये जो आपके तीनों हैं, ये जो तीनों हैं, ये हैं आपके टूल हेड्स। ये है क्या? आपके टूल हेड्स। और ये कौन है? हमारा बेहद ही चहीता वर्कपीस। ये कौन है हमारा? ये है वर्कपीस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लानिंग मशीन। इस कंडीशन में क्या होगा? बेड होगा ना, बेड। ये आपका फ्लोर के साथ अटैच होगा। किसके साथ अटैच होगा? ये बेड होगा आपका फ्लोर के साथ अटैच। और ये जो आपकी टेबल होगी ये आगे ऐसे मूव करेगी, रेसिप्रोकेट मूव करेगी, आगे पीछे आगे पीछे। और टेबल के ऊपर माउंट होगा हैवी वर्कपीस। टेबल के ऊपर माउंट कौन होगा? हैवी वर्कपीस। हैवी वर्कपीस मतलब बहुत ज्यादा इनर्शिया। हैवी वर्कपीस मतलब बहुत ज्यादा इनर्शिया। और बहुत ज्यादा इनर्शिया मतलब आपका बेड भी कैसा होना चाहिए? हैवी। आपका बेड भी कैसा होना चाहिए? हैवी। तो आपका ये जो बेड है ना, इट विल बी मच हैवियर एज कंपेयर टू योर शेपर मशीन। शेपर मशीन के कंपैरिजन में ये बेड बहुत ही ज्यादा हैवी होगा। ये बेड क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हैवी होगा। ओके सर, वेरी गुड। क्या सर बेड पर भी गाइडवेज बने होंगे ताकि आपकी टेबल आगे पीछे हो? अरे क्यों नहीं बने होंगे? अगेन दिस इज द सिली क्वेश्चन। अगर कोई टेबल स्लाइड कर रही है तो स्लाइड करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो गाइड करने के लिए रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा ना। जैसे आपको पेपर पास करना है तो आपको गाइड करने के लिए कैटलिस्ट ग्रुप है,
तो उसी तरीके से आपको टेबल को भी रास्ता दिखाने के लिए गाइडवेज बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही सर। क्या हम वर्कपीस को क्लैंप करेंगे? बिल्कुल। क्लैंप नहीं करोगे तो क्या होगा, वर्कपीस आपका इनर्शिया के कारण आगे स्लाइड हो जाएगा, तो वर्कपीस को भी क्लैंप करना पड़ेगा टी स्लॉट से। सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो टूल हेड है वर्टिकल कॉलम में ऊपर नीचे होंगे? जी बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, तभी तो हम फीड प्रोवाइड करेंगे। सर क्या ये वाला टूल क्रॉस रेल पर क्रॉस डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल होगा। ये ऐसे भी मूव करेगा, तभी तो हम फीड प्रोवाइड करेंगे। क्या सर ये भी होगा? हाँ बिल्कुल ये भी होगा। यहां से भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे? फीड प्रोवाइड करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर मिलिंग मशीन एंड द फर्स्ट पार्ट इज द बेड एंड द फर्स्ट पार्ट इज द बेड। बेड कहां होता है सर? बिल्कुल बॉटम में होता है, और बिल्कुल बॉटम में होता है तो इस पर कौन से लोड लग रहे हैं सर? इस पर लग रहे हैं कंप्रेसिव लोड्स। कौन से लोड्स लग रहे हैं सर? इस पर लग रहे हैं कंप्रेसिव लोड, और कंप्रेसिव लोड लगने के कारण इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए सर? ज्यादा होनी चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए मटेरियल कौन सा होना चाहिए सर? मटेरियल होना चाहिए कास्ट आयरन। मटेरियल क्या होना चाहिए? कास्ट आयरन चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसका मटेरियल क्या होना चाहिए? कास्ट आयरन होना चाहिए। अगर अब मैं इस पे बात करता हूं, अगर इसका मटेरियल कास्ट आयरन है, अगर इसका मटेरियल कास्ट आयरन, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की सहायता ज्यादा होगी, वाइब्रेशन को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। वाइब्रेशन को करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। अगर मैंने एक बार बता दिया ना कास्ट आयरन, तो सभी मशीन के बेड कास्ट आयरन फंडा है ये। सभी मशीन के बेड क्या बनेंगे? कास्ट आयरन से। और बेड होता है हैवी, और हैवी ऑब्जेक्ट किस प्रोसेस से बनते हैं? कास्टिंग प्रोसेस से बनते हैं। ऐसे याद रखो यार, कनेक्ट करने की कोशिश किया करो, एक से दूसरे लिंक को कनेक्ट करने की कोशिश करो। यहां पर भी बेड, वहां पर भी बेड, यहां भी बेड, सभी बेड हैवी, सभी बेड हैवी। लेकिन अब बात करते हैं कि जो हमारा प्लानिंग मशीन का जो बेड होता है, इट इज मच हैवियर एज कंपेयर टू शेपर मशीन। इट इज मच हेवियर एज कंपेयर टू शेपर मशीन। और इस बेड पर ही गाइडवेज बने होते हैं। क्या बने होते हैं सर? गाइडवेज बने होते हैं। और गाइडवेज कैसे बने होते हैं सर? वी सेक्शन के बने होते हैं। किस सेक्शन के? वी सेक्शन के बने होते हैं। लेकिन सर कभी कभी वी सेक्शन थोड़ा सा वीक होता है, कभी कभी हम इसे फ्लैट सेक्शन का भी बना देते हैं। कभी कभी हम जो गाइडवे है वो कैसा बना देते हैं? फ्लैट भी बना देते हैं। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। ठीक है, तो कभी कभी हम गाइड वे भी क्या बना देते हैं? फ्लैट भी बना देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर क्वेश्चन आएगा ना गाइड वे से, तो वी सेक्शन वाला ही आने वाला है। क्या आने वाला है? वी सेक्शन वाला ही आने वाला है। यहां तक याद कर लीजिए, काफी है। बेड के बारे में इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेड के बाद है टेबल। बेड के बाद क्या है? टेबल है। ठीक है, ये रब हो गया आपका कॉलम। तो दिस इज योर कॉलम। ठीक है, दिस इज योर कॉलम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टेबल। टेबल पे क्या होता है? टेबल पे होता है आपका वर्क पीस। और टेबल किसके ऊपर होती है? बेड के ऊपर होती है। और अगर टेबल बेड के ऊपर है तो टेबल किस पर रेसिप्रोकेट होगी सर? ये गाइडवेज पे रेसिप्रोकेट होगी। तो यहां पर रेसिप्रोकेशन कौन कर रहा है सर? टेबल। रेसिप्रोकेशन कौन कर रहा है? टेबल कर रहा है। सर अगर ये रेसिप्रोकेशन मोशन हो रहा है इसमें, तो क्या सर इसमें भी कोई एक ऐसा रिटर्न स्ट्रोक होगा जिसमें मशीनिंग नहीं होगी? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? इसमें भी एक ऐसा रिटर्न स्ट्रोक होगा जिसमें मशीनिंग नहीं होगी। तो सर हम तो रिटर्न स्ट्रोक को कम करना चाहते हैं। हाँ, इसमें भी करेंगे कम। तो रिटर्न स्ट्रोक को कम करने के लिए सर कौन सा मैकेनिज्म यूज में लेते हैं सर? दिस इज द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और यहां पर जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है सर, वो किसकी हेल्प से होता है? दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ द डीसी रिवर्स मोटर। that will be done with the help of DC reverse motor. That will be done with the help of the DC reverse motor. DC reverse motor से होता है। लेकिन टेबल को कैसे पता चलेगा कि हम कितना आगे जाके पीछे आए? टेबल को कब पता चलेगा? टेबल की लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? टेबल की लेंथ जो ट्रेवल हो रही है उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? उसको एडजस्ट करने का, याद करने का तरीका है। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप कभी रास्ते से निकलते हो, ठीक है, तो किसको देख के रुक जाते हो? ठीक है, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स ज्यादा बहना नहीं है। तो जब भी आप रास्ते में चलते हो तो आप डॉग्स को देख के रुक जाते हो। तो इसमें भी क्या होगा? टेबल के मूवमेंट को रिवर्स करने के लिए
टेबल के मूवमेंट को क्या करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, टेबल के मूवमेंट को रिवर्स करने के लिए हम लगाएंगे डॉग। क्या लगाएंगे, डॉग। बोलिए बोलिए, क्या लगाएंगे, डॉग लगाएंगे। टेबल के मूवमेंट को रिवर्स करने के लिए हम क्या लगाएंगे सर, डॉग लगाएंगे। डॉग का काम क्या होगा, जैसे ही टेबल आपका आगे मूव करता है, जैसे ही टेबल आपका आगे मूव करता है तो ये क्या होगा, उसको पीछे भेज देगा बाद में। जैसे ही टेबल डॉग को टच करेगा, टेबल पीछे आएगी। टच किया डॉग को, पीछे आ गई। टच किया डॉग को, पीछे आ गई। टच किया डॉग को, क्या आ गई, पीछे आ गई। सर ये जो डीसी रिवर्स मोटर होती है, क्या इसमें कोई क्विक रिटर्न लगा होता है क्या? नहीं, क्विक रिटर्न नहीं लगा होता। जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें हम रेसिप्रोकेशन मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डीसी रिवर्स मोटर, ठीक है, इसमें क्विक रिटर्न नहीं होता है। जो हम इसमें पीछे की तरफ ला रहे हैं ना इसको क्विकली, उसमें क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म नहीं है। क्रैंक एंड स्लॉटेड बार वाला, क्रैंक एंड स्लॉटेड बार आपका सिर्फ शेपर मशीन में यूज में होता है, यहां पर वो यूज नहीं होता है। यहां पर होता है आपके पिनियन एंड हेरिंगबोन गियर। क्या होता है यहाँ पे, पिनियन एंड हेरिंगबोन गियर होता है। देखिए, पिनियन हेरिंगबोन रेक, पिनियन हेरिंगबोन रेक होता है। हेरिंगबोन मतलब क्या होता है, हेरिंगबोन आपने नाम सुना होगा। इट इज अ टाइप ऑफ गियर जिसमें क्या होते हैं, डबल हेलिकल गियर्स होते हैं। कैसे होते हैं, डबल हेलिकल गियर्स। और डबल हेलिकल गियर्स क्या करते हैं, उनके एक्सियल थ्रस्ट को रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, एक्सियल थ्रस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो आपको सिर्फ ये नाम अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं पूछेगा, ये आपसे नहीं पूछने वाला है। बस आपको फॉर नॉलेज इसको आपको सिर्फ देखना है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, कभी आपसे कोई आर्ग्यूमेंट कर ले कि सर प्लानिंग मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, हम उसमें क्रैंक एंड स्लॉटेड रिवर्स मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसको कहते ना ऐसा नहीं होता है। उसमें डीसी रिवर्स मोटर यूज में होती है, उसमें क्रैंक स्लॉटेड रिवर्स नहीं लगा सकते हम। और उसमें रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉग का यूज करते हैं। तो जब हमने रिवर्स करने के लिए डॉग का यूज कर लिया तो क्रैंक एंड स्लॉटेड बार तो एलिमिनेट हो गया। क्रैंक एंड स्लॉटेड बार क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। तो प्लानिंग मशीन में हम क्रैंक एंड स्लॉटेड बार रिवर यूज में नहीं लेते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर अब क्या आ रहा है अपना, कॉलम आएगा। अब क्या आएगा अपना, कॉलम। अब अपने पढ़ने वाले हैं कॉलम। अब अपने क्या पढ़ने वाले हैं, कॉलम। कॉलम में हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम में हम पढ़ेंगे दीज आर द वर्टिकल मेंबर्स, These are the vertical members। और इन वर्टिकल मेंबर्स पे क्या होते हैं, टूल हेड्स होते हैं। और इन्हीं कॉलम में क्या होती है, आपके पावर सोर्सेज होती है। जो भी पावर सोर्सेज होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लानिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लानिंग मशीन की स्पीड को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, स्पीड को एडजस्ट करने के लिए भी जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो किस में होता है सर, कॉलम में होता है। किस में होता है, कॉलम में। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अब मैं बात करता हूँ कि प्लानिंग मशीन से किस टाइप की आप सरफेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर हम प्लानिंग मशीन से फ्लैट सरफेसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्लैट सरफेसेस को। फ्लैट में हम कौन से प्रोड्यूस कर सकते हैं सर, हॉरिजॉन्टल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वर्टिकल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्टिकल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंक्लाइंड सरफेस की तो हम इंक्लाइंड सरफेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंक्लाइंड सरफेस की तो इंक्लाइंड सरफेस भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंक्लाइंड सरफेस के साथ साथ और बोलिए और कौन सी सरफेस हो सकती है सर, हमने कर्व सरफेस भी प्रोड्यूस की थी विद द हेल्प ऑफ योर शेपर मशीन। तो क्या सर हम यहाँ से भी कर्व शेप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से भी आप कर्व्ड शेपर की तरह कर्व्ड शेप भी प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, कर्व्ड शेप भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो वैसे ही याद हो जानी है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आएगा तो माइंड में क्लिक हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस है आपको यार, अपने आप पर थोड़ा विश्वास रखो, ठीक है, खुद पर थोड़ा सा विश्वास रखो, बी पॉजिटिव। इतना याद नहीं रखने की जरूरत है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना तो अपने आप क्लिक होगा, अपने आप उसको सही करके आओगे। अगर आपका शेपर और प्लानर से क्वेश्चन आता है तो क्या सर हम स्लॉट एंड ग्रूव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। जब आप शेपर मशीन पर स्लॉट एंड ग्रूव प्रोड्यूस कर सकते हो तो प्लानिंग पर क्यों नहीं कर सकते। तो हम प्लानिंग मशीन में भी स्लॉट्स एंड ग्रूव प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्लॉट एंड ग्रूव प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या सर हम इससे डाउटेल वाला ग्रूव प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल। आप इसकी हेल्प से डॉटेल वाले रिसेस भी प्रोड्यूस कर सकते हो।
लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डॉवटेल रिसेस किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो फोम कटिंग टूल होगा। मैं टूल की बात कर रहा हूं, वो फोम कटिंग टूल होगा। और वो फोम कटिंग टूल कहां लगता है सर? फोम मिलिंग में लगता है। कहां लगता है? फोम मिलिंग में लगता है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना है कि इसमें स्लॉट एंड ग्रुप प्रोड्यूस हो सकते हैं, शॉर्ट एंड ग्रुप प्रोड्यूस हो सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए आपको। इससे ज्यादा आपको प्लानिंग में नहीं पूछेगा। प्लानिंग में हमने फुल डिटेल पढ़ लिया है, प्लानिंग में हमने फुल डिटेल पढ़ लिया, इतना तो आपके सिलेबस में भी नहीं है।